Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss phylum Nematoda. So let's move to the classboard. So dear students, now the phylum Aschelminthes or this phylum is also now called as the phylum Nematoda. Or their common name is the roundworms. जैसे प्लेटीहेल्मन का फ्लैटवर्म्स था, ये राउंडवर्म्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो मेजरली देखा जाए तो शुरू में फाइलम एस्केल्मंथीज ही था. इसके अंडर बहुत सारी डिविजन्स मौजूद थी, जिसमें रोटिफर्स, नेमाटोड्स और इस तरह के बहुत सारे तकरीबन 7 से 8 डिविजन्स थी. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और उनमें डिफ्रेंसिएशन आती गई, सो अब बीच में जो मेजरली जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो सिर्फ नेमाटोड्स हैं, नेमाटोडा. इसीलिए अब इसको ऑल्टरनेट वे में फाइलम नेमाटोडा भी कहते हैं. ठीक है, एस्केल्मंथिस भी कहते हैं या फिर नेमाटोडा भी कहते हैं, तो सेम नेम. क्लियर? सो इसमें अपने परेशान नहीं होना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं ग्रेड बायलेट्रिया, और ग्रेड बायलेट्रिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक सारे होते हैं. और उसमें फिर हमने बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर हमने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की थी कि बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर या तो एसिलोमेट्स होंगे या सूडोसिलोमेट्स होंगे या फिर सिलोमेट्स. तो एसिलोमेट में हमने एक फाइलम डिस्कस कर लिया, उसमें एक ही फाइलम है, दैट इज़ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स यानी कि फ्लैटवर्म्स. और अब दूसरी बारी है दैट इज़ ऑफ द सूडोसिलोमेट्स, उसमें भी एक फाइलम है जो कि हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ द फाइलम नेमाटोडा. क्लियर? सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. Pseudocoelomates. Clear? The triploblastic pseudocoelomates. तो पहले आते हैं ज़रा इसके लिटरल मीनिंग की तरफ. ये बेसिकली इट्स अ ग्रीक वर्ड नेमाटोडा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स. एक है निमेटोस, मीनिंग थ्रेड, लाइक मीनिंग थ्रेड. ठीक है, धागे को कहते हैं निमेटोस ग्रीक में. ठीक है, यूनानी लैंग्वेज पे. और ईडोस, तो दूसरा वर्ड है ईडोस. नेमाटोडा हम कहते हैं, तो ये वहीं से इन 2 वर्ड से डिराइव्ड है. ईडोस मीनिंग फॉर्म, मीनिंग फॉर्म. तो थ्रेड फॉर्म, धागे की तरह के, रेशे की तरह के. तो ये दिखने में एनिमल्स बिल्कुल रेशे की तरह के ही होते हैं, धागे की तरह के होते हैं. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फाइलम भी है, इसलिए इसको ज़रा गौर से सुनिएगा. सो इसी से वर्ड डिराइव्ड हुआ नेमाटोडास. ठीक है, नेमाटोडा मतलब
कि थ्रेड फॉर्म, लेकिन ये यानी कि ग्रीक वर्ड्स में ये दो मीनिंग से ये ड्राइव हुआ, लेकिन लिटरल मीनिंग देखें इसका तो अगर हम अंग्रेजी जुबान में देखें, सो नेमाटोडा मीन्स pointed ends. Pointed मतलब शार्प, नोकीले एंड्स। तो किसी चीज के नोकीले एंड्स हों तो उसका मतलब होता है नेमाटोडा। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं। These animals, he means कि nematodes have long worm like, वर्म्स की तरह की, ठीक है, चूंकि हमने बात ही की पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि हेलमिंथ्स वर्म्स को कहा जाता है, खास तौर पर पैरासिटिक वर्म्स को, ठीक है। तो ये वर्म्स तो है ही और इनमें पैरासाइट्स भी हैं, ठीक है। लॉन्ग वर्म लाइक बॉडी with pointed ends, ठीक है, इसके पॉइंटेड एंड्स हैं। यहां पे देखिएगा इस तरह से, तो ये दो एंड्स देखें पॉइंटेड है और दरमियान से बॉडी जो इसकी बल्कि है, दिस इज एंड एंड दिस इज ऑल्सो एंड, क्लियर। तो आपको पॉइंटेड नजर आ रहे हैं ना, मतलब कि शार्प एंड्स हैं और दरमियान में जो बॉडी है वो बल्कि है, इस वजह से इनको कहते हैं नेमाटोड्स। तो वैसे थ्रेड लाइक होते हैं, यानी इनके साइज की बात करें, इनके फिजिक की बात करें फिर तो ये थ्रेड लाइक हैं और इनके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड हैं, ये इसका मतलब है नेमाटोडा, क्लियर। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नेमाटोड्स। अगर हम एंड्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि इसमें हेड कौन सा है इसका? एक लिटरली ये ऐसे ही होते हैं, तो क्या आप यहाँ पे देख के मुझे बता सकते हैं कि इसका हेड कहाँ पर है? सो यस, ऑब्वियसली आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे और इसमें कोई मतलब कि परेशानी की बात नहीं है। वाकई में इनके जो एंड्स होते हैं इनमें एंटीरियर एंड पे होता है हेड, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। आप आसानी से उसको जब तक ये मूव ना करे एक सिम्त के अंदर, जिस सिम्त में मूव करेगा तब आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस साइड पे इसका हैंड है, इसका हेड है, ठीक है, ये इसका एंटीरियर एंड है। इसी वजह से दे हैव एंटीरियर एंड टू विच head is attached, to which head is attached and is not easy to identify. The head end, कि किस एंड पे इसका हेड है, क्लियर। नॉट इजी, हो जाता है लेकिन इतना आसान नहीं है जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया। और एंड ऑल्सो नो सेंसरी organs at this end, यूजुअली। कुछ के होते हैं लेकिन यूजुअली नहीं होते, क्लियर। सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फाइलम, द फाइलम नेमाटोडा और द राउंड वर्म्स। अच्छा, इनको राउंड वर्म्स क्यों कह रहे हैं? राउंड का मतलब कि बिल्कुल ऐसे, जैसे ये आपको मार्कर दिख रहा है, बिल्कुल राउंड है, गोल गोल होती है बॉडी, ठीक है, लेकिन सिर्फ एंड से टेपरिंग होती है, एंड इसके पॉइंटेड होते हैं, तो राउंड है, कोई सेगमेंट नहीं है इसमें, बिल्कुल स्मूथ बॉडी होगी इनकी, बिल्कुल स्मूथ, ठीक है। सो द बॉडी
is round and unsegmented. कोई सेगमेंट इसमें नहीं है। क्लियर? और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनकी जनरल जो इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज अबाउट दे आता सूडोसिलोमेट्स। सो सूडोसिलोमेट्स हम डियर स्टूडेंट मैंने डिटेल से बताया था अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब मरूला से आके ब्लास्टूला स्टेज बनती है, याद होगा आपको, नहीं तो प्रीवियसली उसको एक नज़र उस वीडियो को देख लीजिए, तो उसमें आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम। तो मारूला स्टेज के बाद 16 सेल स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज़ ब्लास्टूला स्टेज। और ब्लास्टूला में क्या होता है कि अंदर एक हॉलो बॉल, मैंने बताया था ना, बॉल ऑफ सेल्स, अंदर से दरम्यान में स्पेस होती है और उस स्पेस को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। तो अभी तक तो जर्मिनल लेयर्स भी नहीं बनी, तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो वहीं से डिराइव होती है, मीजोडर्म से डिराइव नहीं होती। चूंकि मीजोडर्म से डिराइव नहीं हो रही, ट्रू सीलोम नहीं है, इसी वजह से इनको कहते हैं सूडोसिलोमेट्स, फॉल्स सीलोम, फॉल्स बॉडी कैविटी। क्लियर? द बॉडी कैविटी इज डिराइव्ड, और बॉडी कैविटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, बारहा बार बता चुका हूं, जो एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। तो आउटर बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है और दरम्यान में बिल्कुल हमारे क्या मौजूद है, दैट इज़ द गट, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के दरम्यान में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं बॉडी कैविटी। अगर तो वो मीजोटर्म के स्प्लिट करने से बनेगी तो वो सीलोम है, और अगर वो मीजोटर्म के स्प्लिट करने से नहीं बनेगी तो वो सूडोसीलोम है। ठीक है, सो the body cavity is derived from blastocele। तो होपफुली अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। blastocele which is an early embryonic stage of development, clear, early embryonic stage है डेवलपमेंट की, and the body cavity is not derived from mesoderm, so that's why it is called pseudocoelom. Pseudo means false, coelom means cavity. Clear? और बाकी हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी कि इसकी बॉडी कैविटी में भी है क्या फिर अब। So the body cavity have large number of vacuolated cells, filled with proteinaceous material to build
high hydrostatic pressure. Clear? Which serves as important बात बताने लगा हूं, इसको मार्क कर लीजिए. which serves as hydrostatic skeleton. स्टूडेंट्स, अब तक आपने दो तरह के स्केलेटन पढ़े हैं, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन जैसे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, हमारा जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर है, इसलिए उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं. दूसरी टाइप आपने पढ़ी एक्सोस्केलेटन, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स या जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं. अब इनके अंदर ना एंडोस्केलेटन है ना एक्सोस्केलेटन है, तो फिर इन्होंने मूव तो करना है, तो मूवमेंट के लिए स्केलेटन की ज़रूरत पड़ती है. तो इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक फ्लूइड की वजह से, एक पानी और फ्लूइड की वजह से जो है उसकी मदद से एक स्केलेटन, उसके हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बदौलत एक स्केलेटन बनाया. इसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं. पानी की मदद से, एक फ्लूइड की मदद से, मतलब कि लिक्विड की मदद से. लिक्विड इनकी बॉडी के अंदर और टाइट रहता है, तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट इनको फिर जो है वो मूव करने में हेल्प मिलती है. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. अब हम बात करते हैं इनके systems की. Clear? So moving towards their systems, first of all I'm going to discuss the digestive system. Digestive system. तो dear students, इनका digestive system अल्लाह ताला ने बड़ा फिट बनाया. ठीक है? They have well developed digestive system. It serves as a tube within tube. Tube within tube type. Digestive system. इसके दो एंड्स हैं. It has two ends. Anterior mouth, anterior end पे mouth है, and posteriorly and posterior anus. Clear? तो अच्छा, यानी कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया. So here is the mouth and pharynx, esophagus और उसके बाद ये intestine और end तक ये जा रहा है. And here is opening anus. तो अब देखें इसकी बॉडी खुद से पहले क्या ट्यूब और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब. इस वजह से कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ, pharynx and intestine and anus. So that is their digestive system. Okay. Now another system is there. That is the nervous system. Nervous
सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया अल्लाह ताला ने इनका, ठीक है। और हैव नर्व रिंग अराउंड pharynx to longitudinally running nerve cords, उसमें एक है dorsal and ventral nerve cord and lateral, तीसरी जो टाइप है दैट इज lateral nerve cords, उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। सो दैट इज देयर नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ फॉर योर ईज। So it is a nematode, mouth, okay, pharynx, esophagus, intestine, anus। तो ये तो इसका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने पहले ऊपर ड्रॉ किया। अब इसी क्योंकि इसी से रिलेटेड इनका नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में ये रहा फेरिंक्स। सो दिस इज माउथ और ये फेरिंक्स। फेरिंक्स के गिर्द मौजूद है एक रिंग ऑफ गैंग्लिया जो कि आगे की तरफ भी प्रोसीड करेगा, माउथ की तरफ भी, और यहीं से दो नर्व कॉर्ड्स निकल रही हैं, ये वाली जो मैं ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं, एक ऊपर को एक नीचे को। ठीक है, और फिर इसी तरह से कुछ यहां पर अलोंग द सर्कमफ्रेंस नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, सो ये नीचे वाली कहलाती है डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये ऊपर वाली कहलाती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये दरमियान वाली ये जो इस तरह से हैं, दे आर कॉल्ड एज द लैटरल, दे आर lateral nerve cords। सो ये रहा इनका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी बेहतरीन है इनके पास। नाउ द excretory system, सो इफ यू टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना। सो दे हैव एक्सक्रीटरी डक्ट्स, दो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं इनके पास, टू लॉन्गिट्यूडिनली रनिंग एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, which join at the anterior
रीजन, जो उसका एंटीरियर रीजन है, वहाँ पर वो ज्वाइन करती हैं फेरेंक्स से पहले, बिफोर फेरेंक्स एंड फॉर्म ventral excretory pore through which the waste is removed. यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट वो रिमूव कर दिया जाता है. So there is अब सिर्फ ड्रॉ करूंगा इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो लॉन्गिट्यूडनली रनिंग एक ऊपर की तरफ और एक नीचे को, डॉर्सल एंड वेंट्रल. यहाँ पर ये जाकर ज्वाइन करती हैं और बाहर की तरफ खुलेंगी एक सुराख के जरिए. ये वेंट्रल सरफेस, ऊपर वाले डॉर्सल सरफेस. ओके, सो दिस इज डॉर्सल excretory duct and this one is ventral excretory duct. and यहाँ पर इनका यूनियन हो रहा है, ये यहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं बिफोर द फेरेंक्स. इसी के यहाँ पर फेरेंक्स है, फेरेंक्स से थोड़ा सा पीछे. और ये है जी, दिस इज excretory pore जो कि वेंट्रली लोकेटेड है. तो इस तरह से पूरी बॉडी से वेस्ट कलेक्ट होकर यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा और इस एक्सक्रीटरी पोर जो कि एंटीरियर रीजन, एंटीरियर एंड की तरफ मौजूद है, वहाँ से वो रिमूव कर दिया जाएगा. क्लियर? सो दिस इज देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. इट इज एब्सेंट, ये नहीं है इनके अंदर. तो फिर गैशियस एक्सचेंज कैसे होगा? द गैशियस एक्सचेंज occurs through general body surface. जनरल बॉडी सर्फेस मतलब पूरी बॉडी से गैशियस एक्सचेंज होगा थ्रू क्यूटिकल. ये ऊपर इनकी जो लेयर होती है, दिस वन, इसको क्यूटिकल कहते हैं. दिस इज, इसकी स्किन है, ठीक है, क्यूटिकल. इसके ज़रिए गैशियस एक्सचेंज होगा, यहाँ पर गैसेस का तबादला होगा, बिकॉज के यहाँ पर ऊपर जो है वो इस तरह से डिफ्यूजन के ज़रिए, ठीक है, ये सारा प्रोसेस चलेगा. नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट है. इट इज एब्सेंट. क्लियर? तो फिर इनकी बॉडी में के दरमियान एक जस्ट फ्लूइड होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसी के ज़रिए सारा कुछ प्रोसेस चलेगा. और सेंसरी ऑर्गन्स एट द एंड, पेपिला इनके मौजूद होते हैं हेड के नीचे वाले सरफेस पे, पेपिला. So these are the sensory organs or structures at the anterior end and ventral surface. एंटीरियर एंड और वेंट्रल सरफेस पे ये इसके पेपिला मौजूद होते हैं. मींस के इस जगह के ऊपर जो कि सर्व करती हैं थोड़ी सी सेंसेशन को और हेल्प करते हैं इनकी आगे लोकोमोशन में और बाकी एतबार के साथ. नाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें सेपरेट होते हैं, ठीक है.
Males and females are separate. The sexes are separate. Clear? And they possess gonads, इनके पास gonads मौजूद होते हैं. That is male having testes and female having ovaries. और बाकायदा तौर पर डिफरेंट इनके अंदर एक मुकम्मल जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इनके अंदर वो मौजूद होता है. So this is male and it has a testis and the vas deferens, यानी कि sperm duct, and the seminal vesicles, ये इनकी seminal vesicle है जिसमें sperms जो होते हैं वो स्टोर भी होते हैं. क्लियर? और एट द एंड ये क्लोएका के साथ मिलकर के यहाँ से स्पर्म्स होते हैं वो रिलीज होते हैं. एंड एज फार एज द फीमेल्स आर कंसर्न्ड, तो फीमेल्स के अंदर भी बाकायदा तौर पर ये सिस्टम मौजूद है. दे हैव गॉट द ओवरी and the oviduct, then there is uterus, and after that there is genital pore. ये genital pore है इनका, जहाँ से ये ओवा रिलीज करेंगे. ओवरी, oviduct, uterus and the genital pore. ठीक है? और फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल है. ठीक है? और नाउ इम्पोर्टेंट सिस्टम, दैट इज मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम. तो डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिए. एंटी टेस्ट में ये बातें सारी काम आनी है आपके, और बोर्ड एग्जाम्स में तो आएंगी. एंटी टेस्ट में भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपकी, इनको गौर से नोट कर लीजिए. सो मस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, लेट सपोज कि मैं दिस इज अ नेमाटोड, और मैं यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाने लगा हूँ. ये इसका क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शन का पता ना, जो द सेक्शन अलोंग द डायमीटर, जो डायमीटर के अलोंग कट करके, जैसे कि ये नेमाटोड है तो यहाँ से काटूंगा तो सामने से दिखाऊंगा. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन. सो इफ यू लुक एट द क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर मैं ड्रॉ करने लगा इसका क्रॉस सेक्शन, और हेयर ये सिर्फ पीछे वाला रिमेनिंग पार्ट. तो इसके पास दो तरह के मसल्स हैं.
एक डॉर्सल साइड पे, 2 मसल्स डॉर्सल सरफेस पे और 2 हैं इसके पास वेंट्रल पे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और ये इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनली रनिंग है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं सारे, लाइक दिस। तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन इसलिए दिखाया आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर ये 2 मसल्स हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले, इनको कहते हैं, these are dorsolateral muscles। तो कितने हैं डियर स्टूडेंट नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर? 2। तो 2 डॉर्सोलैटरल, और इसी तरह से यहाँ पर नीचे 2 ही हैं वेंट्रोलैटरल, वेंट्रोलैटरल मसल्स। और याद रहे कि ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक है, so they have two longitudinally running dorsolateral and ventrolateral मसल्स। और अहम बात, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री टेस्ट में भी पूछी जा सकती है, सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट। इसमें सर्कुलर मसल्स नहीं होते। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको मार्क कर लें प्लीज। और फिर इनमें फिर लोकोमोशन किस तरह से होगी? द मूवमेंट इज undulating। फिर अंडुलेटिंग मूवमेंट है। अंडुलेट मूवमेंट क्या होती है? तो अंडुलेटिंग एंड ऑलवेज डॉर्सोवेंट्रली। चूंकि मसल्स डॉर्सोवेंट्रल हैं तो मूवमेंट भी क्या होगी? डॉर्सोवेंट्रल होगी। एज सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट। क्लियर? सो इस वजह से अब ये अंडुलेटिंग मूवमेंट क्या है डियर स्टूडेंट, इसको समझिए ज़रा। तो आपने कभी सांप को कभी तेज़ी से भागते हुए देखे? तेज़ी से तो वो इस तरह से जैसे मूव करते हैं ना, ऐसे एस शेप पे, इस तरह से, इसे कहते हैं अंडुलेटिंग, वेव लाइक मूवमेंट। तो ये इस तरह से मूव करेगा, देखिएगा इस तरह से, वेव्स की शक्ल में। सो दिस इज कॉल्ड एज अंडुलेटिंग। तो चूंकि इसके पास सिर्फ डॉर्सोवेंट्रल मसल्स हैं, तो इस तरह से ये स्प्लैश करेंगे, और इस तरह करने से ये वेव ऐसे बनेगी, और फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड ये इस तरह से मूव करती जाएगी वेव, और एस मैनर में, एस रिगल के अंदर ये ऐसे मूव करेंगे, जैसे इस तरह से वेव्स बनती हैं। तो इसे कहते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट। क्लियर? सो दिस इज देयर मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना आपने। एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमट्रू टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, दैट इज द importance of round worms. It is also somewhat interesting. और हम बात करने लगे हैं पैरासिटिक इनमें, ठीक है, द पैरासिटिक राउंड वर्म्स। पैरासिटिक राउंड वर्म्स। तो सबसे पहले तो इसमें जिक्र है
एस्केरिस lumbricoids. Ascaris lumbricoids, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन, ठीक है। ये बेसिकली इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ह्यूमंस का, याद रखिएगा। इट इज इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस। तो वहाँ से ब्लड सक करना इसका काम है, बनी बनाई खुराक को, और कमज़ोर कर देना इसका काम है, ठीक है। खुद ये पलेगा और जो ह्यूमन है उसको ये नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट इज रेप्टाइटिस। रेप्टाइटिस, तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक राउंड वर्म है। इट कॉजेस ओटाइटिस, it causes otitis externa। ओटाइटिस कहते हैं कान की इन्फ्लेमेशन को, ईयर्स की इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। और एक्सटर्ना मतलब कि आपने पढ़ा था कि ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। तो जो एक्सटर्नल ईयर है उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। सो आमतौर पर ये कॉज करेगा रेप्टाइटिस, क्लियर। और ये आमतौर पर इसके ये मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, इस तरह की ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ये मौजूद होता है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट वन इज एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करना है, और इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, पिन वर्म कहते हैं इसको, पिन वर्म। पिन का मतलब जैसे छोटे छोटे पिन्स होते हैं, पिन साइज्ड होता है, ये वाइट कलर का होता है, एंड इट इज प्रेजेंट। ये बेसिकली प्रेजेंट का मतलब होता है कि इन सॉइल यूजुअली वहाँ पर मौजूद होता है। एंड जो बच्चे मट्टी खाते हैं ना, मट्टी, इसी के अंदर इसके एग्स होते हैं इसके, और वहीं से ये फिर बॉडी के अंदर एंटर होता है इंसानों में, ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पर बच्चे जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनके अंदर, एंड रिजाइड्स इन द सीकम, अपेंडिक्स एंड कॉलन ऑफ ह्यूमन, क्लियर। इंसानों की, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम, अपेंडिक्स, कॉलन, रेक्टम, ये वहां पर जो है रिसाइड करते हैं। एंड कॉज इन्फ्लेमेशन, वहां पर एरिया जो मेम्ब्रेन जिसके साथ अटैच होते हैं, दे कॉज इन्फ्लेमेशन, क्लियर। ये बहुत अहम है। इसको पंजाबी में चमूने कहते हैं। बच्चा रात भर सोता नहीं है, हिलता रहता है, हरकत करता रहता है, और बेसिकली ये मिट्टी खाने वाले बच्चे होते हैं। और इनको फिर जब ये पिनवर्म्स इनके एनल रीजन के अंदर जब ये मूव करेंगे, सो इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, एक तो इन्फ्लेमेशन हो रही है क्योंकि ये वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चा जो है सो नहीं पाएगा। सो देयर इज स्वेयर एनल इचिंग, दे कॉज स्वेयर एनल इचिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ एनीमिया, खून की कमी, उसके साथ साथ इंसोमनिया। इंसोमनिया कहते हैं लॉस ऑफ स्लीप को, ठीक है, नींद का ना आना, लॉस ऑफ स्लीप। एंड इनमें होगा एनोरेक्सिया, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। ऐसे बच्चों को भूख भी नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट, खतरनाक है, ठीक है। रात भर सो नहीं पाएंगे, नींद डिस्टर्ब रहेगी, और ये बच्चे चूँकि खुराक नहीं सही तरह से खाएंगे, इसी वजह से डिस्टर्ब रहेंगे,
तो एनीमिक हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर खून की कमी हो जाएगी, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और दिस इज़ कॉस्मोपॉलिटन, ये वैसे तो ये पूरी दुनिया में है, इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है पूरी दुनिया में, इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन, बट स्पेशली इन यूरोप एंड अमेरिका, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इन दो कंट्रीज़ में, इन दो रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा इसकी तादाद मौजूद है, ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज करने की। सो पिन वर्म्स, और इसके लिए फिर वो डॉक्टर साहब जब जाते हैं बच्चे को, माँ बच्चे को अपने साथ लेके जाती है डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब जब डायग्नोज करते हैं तो पता चलता है कि इसके पेट में कीड़े हैं, वो बताते हैं। तो फिर एक वो मेडिसिन बताते हैं, दैट इज़ जो कि आपने यूज़ नहीं करनी है जब तक इफ़ यू आर नॉट कन्फर्म्ड। वैसे फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बताता हूँ। एक छोटी सी शीशी होती है सिरप की बॉटल, उसको बाय द नेम ऑफ वर्मिकुलरिस, बाय द नेम ऑफ वर्मॉक्स, बाय द नेम ऑफ वर्मॉक्स। तो वर्मॉक्स देते हैं, उसको एक ही दफ़ा पिलानी होती है। बच्चों के लिए सिरप होता है, बड़ों के लिए टैबलेट्स, ये सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी हो सकता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पैरासाइट है, वो भी ह्यूमंस का ख़ास तौर पर, दैट इज़ एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल। दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, नाम से जाहिर ड्यूडेनल, ड्यूडेनम से, ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइन। तो ये भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये इसकी वजह इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें भी बहुत कमज़ोरी हो जाती है। और ये दिस वर्म अटैचेस टू इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये ख़ास तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल ड्यूडेनल की बात हो रही है। विद हुक्स के ज़रिए ये अटैच होता है and secrete anticoagulant। ये फ्लूइड फिल्टर है, ठीक है, ब्लड को सक करेगा, उसमें बनी बड़ी खुराक को जो है वो जो है इसमें डिपेंड करेगा उसके ऊपर। secrete anticoagulant for continuous flow of blood, ठीक है। when it leaves, जब ये वहाँ से निकलेगा तो हुक जब निकलेगी, इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग, वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से बच्चे को कमज़ोरी हो जाएगी, ठीक है, और इसमें भूख नहीं लगेगी, और फिर इस तरह से बच्चे जो हैं ये बीमार होंगे, सेहतमंद नहीं होंगे, दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे। वो आपने मलापा का नाम सुना, मलापा, वो यही होती हैं बेसिकली, ये जो पेट के कीड़े, ये बड़े बड़े, ये 1 मीटर तक बड़े हो सकते हैं, ठीक है, 1 मीटर तक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक भी हैं और ये मैक्रोस्कोपिक, 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, इंटेस्टाइन पूरे के अंदर ऐसे फैल सकते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। ये आमतौर पर जो है ये मिट्टी के अंदर ज़्यादातर मौजूद होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे फाइलम एनालिटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।